नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हालावाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो बीत गई सो बात गई नामक कविता का सारांश या मूल भाव, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य, आलोचना तथा उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। परंतु इसके पहले मैं आपको बतला दूं कि इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग यानी पार्ट 1 में मैंने सर्वप्रथम हालावाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का सामान्य जीवन परिचय दिया है। इसके बाद उनके द्वारा रचित जो बीत गई सो बात गई नामक कविता का सस्वर वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या काव्य सौंदर्य तथा उद्देश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जबकि दूसरे भाग यानी पार्ट 2 में मैंने हालावाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य की विशेषताएं या काव्यगत विशेषताओं आदि पर अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास किया है। इसके बाद उनके द्वारा लिखित जो बीत गई सो बात गई नामक कविता का मूल भाव या सारांश या आलोचना या काव्य सौंदर्य या विशेषता को बतलाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हालावाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का सामान्य जीवन परिचय या व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाल सकेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के काव्यगत विशेषताओं को भी बतला सकेंगे। यही नहीं, उनके द्वारा लिखित जो बीत गई सो बात गई कविता का सारांश या मूल भाव या आलोचना भी कर सकेंगे या लिख सकेंगे। तो आइए अब मैं सबसे पहले आपके समक्ष सर्वप्रथम मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का सामान्य परिचय प्रस्तुत करता हूं। हालावाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का सामान्य परिचय। आलोचकों ने जिस पर विष बुझे बाण बरसाए, इतिहासकारों ने जिसकी उपेक्षा की, पर सामान्य पाठकों और कवि सम्मेलनों के लाखों लाख श्रोताओं ने जिसे जी भर सराहा, ऐसे एकमात्र कवि आधुनिक हिंदी साहित्य में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हिंदी के ऐसे महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद के एक श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में सन 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने कायस्थ पाठशाला से हाई स्कूल, प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए किया था। इसके बाद इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय में वे अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे। केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने कुछ वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने लंदन से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. इट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की। वास्तव में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी युग के सुविख्यात आस्थावादी कवि हैं। ये मूलतः हालावादी कवि हैं। ये इस धारा के सर्वप्रमुख प्रवर्तक, पथ प्रदर्शक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में व्याप्त निराशा व वेदना से उभरकर मधुरता, आस्था और विश्वास के गीत गाए हैं।
कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से यथार्थ जीवन की निराशा, व्यथा तथा पीड़ा को भुलाने के लिए मस्ती की भावना को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। बच्चन जी गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। बच्चन जी की कविताओं में मानवीय भावनाओं की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति हुई है। खड़ी बोली में रचित उनकी अनेक कविताएं लोक धुनों पर आधारित है। स्वतंत्रता आंदोलन, नौकरशाही और भारतीय राजनीति को इन्होंने काफी निकट से देखा था। सामयिक जीवन की विद्रूपताओं, भ्रष्ट राजनीतिक मूल्यों का विघटन और बदलते हुए मानवीय संबंधों से इनका साक्षात्कार हुआ है और यह जीवन इनके काव्य में स्पंदित हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, खादी के फूल, हलाहल, एकांत संगीत, बुद्ध का नाचघर आदि उनके प्रमुख काव्य हैं। इसके अतिरिक्त क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक उनकी आत्मकथात्मक रचनाएं हैं। नए पुराने झरोखे बच्चन जी के निबंधों का संग्रह है। बच्चन जी की भाषा साहित्यिक होते हुए भी बोलचाल की भाषा के अधिक निकट है। इन्होंने मानव सुलभ प्रेम भावनाओं को अत्यंत सरल और सुबोध भाषा शैली में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। इनकी कविता माधुर्य गुणों से युक्त हिंदी खड़ी बोली में है, जिनमें प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है तथा गीतात्मक शैली उनके काव्य का प्रधान अंग है। उनकी कृति दो चट्टाने को सन 1968 ईस्वी में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा अफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा सन 1963 ईस्वी में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। बच्चन जी को 1966 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत भी किया था। हिंदी के ऐसे महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का निधन 18 जनवरी सन 1903 ईस्वी को मुंबई में हुआ, जो हिंदी साहित्य व हिंदी प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। आइए अब मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कृत जो बीत गई सो बात गई कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत करता हूं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं।
लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। आइए अब मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कृत जो बीत गई सो बात गई कविता का शब्दार्थ सहित 100 प्रसंग व्याख्या एवं उद्देश्य प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो बीत गई सो बात गई कविता का केंद्रीय भाव। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी युग के सुविख्यात आस्थावादी कवि हैं। ये मूलतः हालावादी कवि हैं। जो बीत गई सो बात गई इनकी एक बहुत ही लोकप्रिय कविता है। यह कविता उनके जीवन दर्शन पर आधारित उत्कृष्ट रचना है। इस कविता में कवि जीवन के प्रति सकारात्मक और बेफिक्री का दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देता है। जीवन में प्रिय वस्तु न रहे तो चिंता नहीं करनी चाहिए। फूल मुरझा जाए तो बगीचा शोरगुल नहीं करता। मदिरालय में प्याले टूटते ही रहते हैं, पर मदिरालय उन टूटे प्यालों का पश्चाताप नहीं करता है और न ही शोक मनाता है। कारण सभी सांसारिक वस्तुएं नाशवान है, पर हमें नाश से निराश नहीं होना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई उसे वही समाप्त मानकर नई शुरुआत करनी चाहिए। इसी भाव को कवि ने इस कविता में व्यक्त किया है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो बीत गई सो बात गई नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावादोत्तर काल के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग: डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में हमारे सामने अपने आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि बीती बातों को बार बार याद करना या उसके लिए पछताते रहने से कोई लाभ नहीं होता है। उन्हें भुला देने में ही हमारी भलाई है। मिलना और बिछुड़ना यह प्रकृति का एक अटल या शाश्वत नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि यह सांसारिक आकर्षण नश्वर है और क्षणभंगुर है। यह प्रकृति का एक अटल या शाश्वत नियम है। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता है और न ही इस नियम को बदला जा सकता है। सुंदर से सुंदर वस्तु एक दिन नष्ट हो जाती है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति का एक दिन विछोह सहना पड़ता है। कवि का मानना है कि हो सकता है कोई आपका प्रिय व्यक्ति था, वह किसी सितारे के समान आपके जीवन में जगमगाता था। यदि किसी कारण वह आपसे अलग हो गया तो हो जाने दीजिए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है और आपसे दूर चला गया है, तो उसके लिए आंसू बहाना या शोक मनाना बेकार है, क्योंकि ऐसा करने से मृत व्यक्ति पुनः जीवित नहीं हो सकता है। कवि ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आकाश को देखो और देखो वहां कितने तारे हैं और फिर कितने ही तारे रोज ही टूटते रहते हैं, परंतु आकाश कभी उनके लिए शोक नहीं मनाता है। जो तारे बचे हैं वह उसी में अपनी खुशी तलाशता है,
अतः जो बात बीत गई सो बीत गई, अर्थात जो कुछ भी घटित हो गया उसे पूर्णतः गत अवस्था में ही समझना चाहिए, क्योंकि शोक करने से, आंसू बहाने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, अर्थात वह पुनः हमें प्राप्त नहीं होता है। विशेष इन पंक्तियों में कवि का आस्थावादी व आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। मनुष्य के नश्वर जीवन की तुलना आकाश के टूटे हुए तारों से की गई है। कविता की भाषा सरल, सरस और संगीतमय है। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या। कवि का कहना है कि हमें बीती हुई बातों पर न तो पश्चाताप करना चाहिए और न ही उसे याद करना चाहिए, और तो और ऐसा करने से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इस काव्यांश में बगीचे, फूल तथा लता आदि के उदाहरण से मनुष्य को यह संदेश दिया है कि बीती हुई बातों की चिंता करना या मरे हुए के लिए हर समय आंसू बहाना व्यर्थ है। बच्चन जी कहते हैं कि संभव है तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का विरह दुख सहन करना पड़ रहा हो जो तुम्हारे हृदय रूपी बगीचे को एक फूल की भांति आनंद रूपी सुगंधि से महकाता रहा हो। वह तुम्हें इतना प्रिय रहा हो कि तुम सदा उस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि वह अब तुम्हारे जीवन में नहीं रहा तो क्या यह उचित है कि तुम हर समय उसके लिए शोक में डूबे रहो। कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि फूलों के बगीचे को ही देख लो, इसमें न जाने कितनी बेलें मुरझा जाती है। जो बेल एक बार मुरझा जाती है वह फिर कभी नहीं खिलती है। पर यह तो बताओ कि इन सूखे फूलों और कलियों तथा बेलों के विषय में बगीचा अर्थात मधुवन कब शोर मचाता है या अपना दुख प्रकट करता है, अर्थात बगीचा अपने मुरझाए हुए फूलों, कलियों तथा बेलों के विषय में कभी शोक प्रकट नहीं करता है। वह इस बात का स्मरण रखता है कि जो बीत गया है सो बीत गया है। बीते हुओं के लिए चिंता करना व्यर्थ है, अतः उसे समाप्त समझकर उस पर शोक नहीं करना चाहिए। विशेष यहां कवि ने संदेश दिया है कि बीती हुई घटनाओं को भूलकर आने वाले कल को उज्जवल बनाने के लिए हमें निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि का आस्थावादी व आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। यहाँ मनुष्य के नश्वर जीवन की तुलना बगीचे की मुरझाई हुई कलियां तथा सूखे हुए फूलों से की गई है। कविता की भाषा सरल, सरस और संगीतमय है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी आगे कहते हैं कि मान लिया जाए कि आपके जीवन में
एक व्यक्ति था जो मधु के प्याले के समान बहुत ही प्रिय था। तुमने उस पर अपना तन मन न्योछावर कर दिया था। यदि किसी कारण उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम्हें हर समय उसके लिए दुखी रहने या रोने की आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मनुष्य जीवन की तुलना शराब के प्याले से करते हैं। यही नहीं, कवि सुख सुविधाओं से भरे जीवन को शराब का प्याला मानते हैं। कारण उनका यह मानना है कि जिस प्रकार शराब का प्याला गिरकर कभी भी टूट सकता है, उसी प्रकार जीवन भी नाशवान है। यह जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। मदिरालय के आंगन में साथ रहने के कारण अनेक प्याले आपस में हिलमिल जाते हैं। यह तो प्रकृति का नियम ही है। जो प्याले गिरते टूटते हैं वे फिर कहाँ संभल पाते हैं। अर्थात मधुशाला के मधु के प्याले टूट टूट कर मिट्टी में मिलते रहते हैं, पर टूटे प्यालों पर मदिरालय पछतावा नहीं करता और न ही शोक मनाता है। इसी प्रकार जीवन में कुछ हानियां भी हो जाएं तो हमें हतोत्साहित होकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जो कुछ भी घट गया है, अर्थात जो बीत गया है, उस पर चिंता करना व्यर्थ है। भाव यह है कि जीवन पथ पर जो साथी बिछुड़ जाता है, अर्थात मर जाता है, हमें हर समय उसके लिए दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु, फिर चाहे मनुष्य का जीवन ही क्यों न हो, वह तो पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी उसका अंत हो सकता है। अतः कवि ने यहाँ जीवन की क्षणभंगुरता को भुलाकर मानव मात्र को वर्तमान में जीने का संदेश दिया है। विशेष इन पंक्तियों में कवि का आस्थावादी व आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। यहाँ मदिरालय संसार का द्योतक है। मधु के प्याले को प्रिय व्यक्ति माना गया है। मधु के प्याले के टूटने का अर्थ है प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। कविता की भाषा सरल, सरस और संगीतमय है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या। कवि अंतिम पंक्तियों में जीवन की नश्वरता की बात बतलाते हुए हमारे मन में मिट्टी के प्याले के माध्यम से आशा और उम्मीद की एक किरण पालने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि यह जीवन नश्वर है, क्षणिक है। यहाँ सब कुछ बनते बिगड़ते रहता है, पल में सब कुछ बदल जाता है। जिस प्रकार मदिरालय में मिट्टी से बने हुए मधु पात्र टूटते रहते हैं, उसी प्रकार जीवन भी बनते और मिटते रहता है। फिर भी मदिरालय की मस्ती कम नहीं होती है। वह दिन में होली और रात में दिवाली मनाता है। सब कुछ पूर्ववत चलता है। मदिरालय इसके लिए कभी शोक नहीं मनाता है। एक मधुपात्र टूटता नहीं है कि दूसरा हाजिर हो जाता है। अर्थात वह मधुघट अर्थात शराब रखने का पात्र और मधु प्यालों की कमी नहीं दिखाई पड़ती। वैसे ही जीवन में भी खुशियों का अभाव नहीं होता है। आवश्यकता है हिम्मत करने और अपनी सोच बदलने की।
इस नश्वर संसार में सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करने वाला नासमझ और अबोध है। यही कारण है कि जीवन में दुख का आभास होते ही वह रोने लगता है। जिसे इसका पूर्व अनुभव है वे तो दुखों को भूल जाते हैं और नई उमंग, नए जोश और नई मस्ती के साथ जीवन जीते हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्याले के प्रति मोह रखने वाले कच्चे हैं। जो सच्चे पीने वाले होते हैं वे प्याले की नश्वरता पर कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें यह पता है कि धूल में मिलना तो प्रकृति का नियम है। इस नियम को बदला नहीं जा सकता है और जो नियम अपरिवर्तनशील है उसके लिए रोना, चिल्लाना या पछताना बेकार है। यह कविता यहीं समाप्त हो जाती है। विशेष कविता की इन पंक्तियों में बच्चन जी का आशावादी व आस्थावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के जीवन की तुलना मिट्टी के प्याले से और संसार की तुलना मदिरालय से की है। इस कविता की अन्यतम विशेषता सरलता तथा संगीतात्मकता है। कविता मधुशाला से प्रभावित है। आइए अब मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित जो बीत गई सो बात गई कविता के उद्देश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जो बीत गई सो बात गई डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ एवं बहुचर्चित कविता है। यह कविता इनके जीवन दर्शन पर आधारित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने जीवन के अनुभव को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य जीवन की नश्वरता या क्षणभंगुरता एवं सदैव कर्मरत रहने के तथ्य को प्रकट करना है। आदि से अंत तक जो बीत गई सो बात गई की ध्वनि व्याप्त है। तारों के अस्त होने, टूटने आदि पर आकाश द्वारा शोक न मनाने, कलियों तथा फूलों के सूखने या मुरझाने पर बगीचे द्वारा शोर न मचाने, मधुपात्र के टूटने पर मदिरालय द्वारा न पछताने आदि विभिन्न उदाहरणों द्वारा कवि ने हमें यहाँ यह बतलाने का प्रयास किया है कि प्रिय पात्र के बिछुड़ जाने पर हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। बिछड़ा हुआ सदस्य किसी भी स्थिति में वापस नहीं आ सकता है। जीवन क्षणिक व नाशवान है। यह भी एक कटु सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जो खिला है एक दिन अवश्य मुरझा जाएगा। जो बना है एक दिन वह टूट जाएगा। जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश भी होगा। अतः उसके लिए शोक मनाना व्यर्थ है। कवि ने अपने विचारों को इस कविता में भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।